ये राशियां हैं। ओके। चार्ट में जब हम देखते हैं तो जो नंबर लिखा है वो राशि है, तो अगर ये नंबर लिखा है 3 नंबर तो ये मतलब जेमिनाई है। ये नॉर्थ इंडियन चार्ट बोलते हैं इसको हम। बेसिकली है क्या, ये जो चार्ट है ना, ये सिर्फ एक स्नैपशॉट है, द प्लैनेटरी पोजीशन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, और हमने इसको अपने हिसाब से बनाया कि हमको कौन सा स्टाइल कंफर्टेबल लग रहा है इसको देखने में। जैसे बेसिकली क्या होता है कि हम जैसे आप कोई ग्राफ बनाते हो या कोई पाई चार्ट बनाते हो या कोई फ्लो चार्ट बनाते हो जिसके अंदर आपको देखने से चीजें आसानी से समझ में आए। जैसे हम हम्म। एक्सेल यूज करते हैं तो एक्सेल के अंदर जैसे हम पाइवट टेबल लगा देते हैं, तो पाइवट हम्म। टेबल जैसे लगा देना तो हमें दिखने में ऐसा दिखे जिससे हमें प्रेडिक्शन करने में आसानी हो या हमें एकदम रिकॉल आसानी से आ जाए। आप अपने हम्म। दिमाग में किसी भी पोजीशन में उन प्लैनेट्स को रख सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन किसी भी एक फॉर्म में डालने का मतलब यह है कि आपको उसको यूटिलाइजेशन में उसकी आसानी हो। हम्म। सिर्फ इतना ही मकसद है चार्ट का। आप चाहो बिना चार्ट के प्रिडिक्शन करना तो बिना चार्ट के प्रिडिक्शन कर लो, अगर आपको इतना प्रोफिशिएंट हो आपके, आप याद कर सकते हो कि अगर ये यहाँ होगा तो ये कौन सा कहाँ होगा, हम्म। और हर प्लैनेट कैसे बिहेव करता है। हम्म। एक और तरीके का चार्ट होता है साउथ इंडियन चार्ट जिसको बोलते हैं हम। वो क्लॉक के फॉर्म में है। बेसिकली एक किसी चीज को पढ़ने का एक प्रिंसिपल आप बनाते हो, किसी चीज को आसान बनाने की आप कोशिश करते हो, तो आप एक चार्ट आपने बनाया, जिससे मैंने बोला कि चाहे आपने कोई फ्लो चार्ट बनाया हो, चाहे आपने कुछ और बनाया हो, लेकिन कोई और ऐसा फॉर्म बनाया हो आपने जिससे आपको आसानी हो पढ़ने में। अब अगर हम देखें कि एक साउथ इंडियन चार्ट कैसा दिखता है, साउथ इंडियन चार्ट हमको, अब ये एक साउथ इंडियन चार्ट है। साउथ इंडियन चार्ट में क्या है ना, कि साउथ इंडियन चार्ट में राशियां फिक्स्ड हैं। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि इसमें हाउसेस मूव होते हैं, लेकिन हमको ना अपना नॉर्थ इंडियन चार्ट ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, यूज करने में ज्यादा आसान लगता है। इसके अंदर क्या है कि ये जब भी आप ये चार्ट देखोगे ना तो आपको इसको ऐसे ही पढ़ना है कि ये हाउस जो है ये हमेशा एरीज है। बेसिकली अलग अलग तरीके से पढ़ने का तरीका बनाया हुआ है, जैसे अलग अलग फॉर्मूलाज या अलग अलग तरह से आपको शोकेस करने का तरीका, जिसमें आप आसान करें। तो ये हमेशा ये इस सीक्वेंस में चलती है क्लॉकवाइज। जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है ये एंटी क्लॉकवाइज हम प्लेस करते हैं ना राशियों को। अब इसके अंदर क्लॉकवाइज प्लेस होती है राशियां। और जो भी आपको राशि का लग्न मिलता है, राशि का लग्न कैसे मिलता है आपको पता है? जिस समय आप पैदा हुए उस समय जो ईस्टर्न होराइजन है, जब आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाते हैं जहां से सूर्य उदय होता है, ईस्टर्न होराइजन मतलब क्षितिज जो होता है जहां पे धरती और आकाश हमें मिलते हुए दिखते हैं, उस जगह कौन सा स्टार एस्ट्रम है जिस समय आप पैदा हुए, तो हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमको वो स्टार एस्ट्रम से हम पहचान लेते हैं कि भाई बैग ठीक है, कोई सुबह पैदा हुआ है कोई शाम को पैदा हुआ है। लेकिन जो ईस्टर्न होराइजन पे जो भी राशि होती है उस समय, क्योंकि पृथ्वी तो मूव कर रही है ना, अलग यस। अलग राशियां उदय होती रहती हैं। हम्म। भाई पृथ्वी जो है वो क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। रोटेट कर ठीक रही है, है। तो सामने से जो भी पिक्चर है, जो भी रेफरेंस है सामने, जो भी जो कुछ भी है वो हमको ईस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू जाता हुआ वेस्ट। दिखता है। ठीक है, एग्जैक्टली। क्योंकि हम ऐसे घूम रहे हैं तो हमें कोई भी चीज रिलेटिवली ऐसे जाती हमें हुई दिखती ईस्ट टू वेस्ट है। है। तो जिस समय आप पैदा हुए तो यहाँ पे ईस्टर्न होराइजन पे जो भी राशि उदय हो रही थी, जो उदय हो रही थी मतलब वो जाने वाली है ना, क्योंकि वो तो हमने तो हाँ। स्काई को हमने मार्क किया हुआ है, राशियां जो मार्क हमने किया पहले हुआ बात है। करी। तो अब एग्जैक्टली। ये जो है ये यहाँ से ऐसे आपको जाती हुई दिख रही है, तो जिस समय आप पैदा हुए हमने वो स्नैपशॉट ले लिया कि इस समय ये राशि यहाँ पे थी, और वो जो राशि हमने ली वो हमने बोल दिया कि ये लगन हो गया। तो अब साउथ इंडियन चार्ट में क्या होता है कि जो भी राशि का लगन उदय हो रहा होता है वहां पे ना ऐसे मार्क कर देते हैं, फिर इसको फर्स्ट हाउस काउंट कर लेते हैं। तो वहाँ पे हाउसेस मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या है कि हमको कंपैरेटिवली ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है यूज करना, हमको नॉर्थ इंडियन चार्ट ठीक लगता है यूज करना। ठीक है, तो साउथ इंडियन चार्ट नॉर्थ इंडियन चार्ट में तो डिफरेंस समझ में आ गया। या। पढ़ने का तरीका सेम है। अब साउथ इंडियन चार्ट में क्या है कि साउथ, अब यहाँ पे जैसे सातवीं राशि जो एकदम सामने पड़ती है बैंग ऑपोजिट, तो हमने ये देख करेक्ट। लेते हैं, हम एक्सेस देख लेते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ। अब एक के सामने 7 है जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 4 के सामने 10 है, तो हमको क्योंकि एक एक्सिस होती है या हमको ये पता है कि हर प्लैनेट अपने से 7th हाउस को दृष्टि देता है या एस्पेक्ट करता है, हर प्लैनेट, तो रीड करना थोड़ा आसान हो जाता है इसको। ठीक है, दूसरी एक बात और भी है कि हर राशि से 7वीं राशि जो है उसका एकदम ऑपोजिट नेचर है। अगर कोई प्लैनेट एक राशि में उच्च का होता है या अच्छा फील कर रहा है जिसको हम बोले, अगर एग्जॉल्टेड है यहाँ पे कोई प्लैनेट, जैसे कि जुपिटर,
तो एज पर रूल हमको पता है कि वो जैसी कैप्रिकॉन में जाता है ना, बैंक ऑपोजिट जाता है, वो यहाँ डेबिलिटी हो डेबिलिटेट कर जाता है, मतलब नीच का हो जाता है। नीच का होने का मतलब है डेबिलिटेट हो गया। यहाँ पे तो गया। ये पावर थी इसके पास, स्ट्रांग था ये प्लैनेट, लेकिन जैसे ही ये यहाँ गया नीच राशि में, तो उसी समय ना इसके अंदर पावर एकदम खत्म हो गई, यहाँ ये एकदम बेड रिडन हो गया प्लैनेट। ओके। और यहाँ पे था, अगर इस पोजीशन पे था तो इसमें बहुत स्ट्रेंथ थी। तो हमको ये पता लग गया कि ना ये ऑपोजिट नेचर के हैं, दोनों आमने सामने वाले, या हर साइन से 7 साइन जो है वो उससे ऑपोजिट नेचर का साइन है। क्योंकि राशि क्या है, राशि एक तो आकाश के अंदर एक 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 एरिया है जो हमने डिसाइड किया हुआ है। अब हमने देखा कि एक प्लैनेट जब उस एनवायरनमेंट में आता है ना, कोई ठंडा है, कोई गर्म है, कोई अच्छा है, कोई बुरा, मतलब लग रहा है किसी प्लैनेट को वही एरिया अच्छा लग रहा है तो वो हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, और किसी प्लैनेट को वो एरिया अच्छा नहीं लग रहा। तो अब हमने ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन से, रिसर्च से, डेटा स्टडी से ये हमें पता लगा कि भाई अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग राशियों में आके अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो हमने देखा कि एक प्लैनेट जो आया एक राशि में, वो यहाँ पे आके तो बड़ा अच्छा बिहेव करता है और और बड़ी 180 स्ट्रेंथ है, डिग्री उसके डिफरेंस। रिजल्ट दिखते हैं हमको। और उसकी जो एकदम 7 नंबर की राशि है ना, उससे ऑपोजिट जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं, जो 7वीं नंबर की राशि है ना, वहां आके वो बिल्कुल खराब बिहेव करता है। बेसिकली 180 ऑपोजिट डिग्री का बिहेवियर है उसका, एकदम उसका ना विपरीत बिहेवियर है, ऑपोजिट बिहेवियर बिहेवियर है है। उससे 7th साइन में। तो अब क्या ओके। है कि अगर हम साउथ इंडियन चार्ट में देखते हैं ना, तो साउथ इंडियन चार्ट में अगर हम काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, अब ये यहां से लेके यहां देखना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली। ठीक है। और यहां से आप देख रहे हो, तो यहां से आप कहाँ देखोगे, यहां से आप यहां देखोगे, यहां से देखोगे तो यहां से आप यहां देखोगे, तो ऐसे थोड़ा सा डायगोनल देखता है, ठीक है, 7वां घर। और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये लगता है कि राशियां वही हैं, हाउस मूव कर रहे हैं, तो अगर ये मार्किंग, जैसे चार्ट आया आपके सामने एकदम, तो आप ये मार्किंग ढूंढते हो कि ये मार्किंग कहाँ हो रखी है, वो ऐसे मार्क कर देते हैं उसको, जैसे चेक पे नहीं हम मार्क कर देते अकाउंट पे ही, जैसे अकाउंट पे ही करके मार्क कर देते हैं चेक पे, वैसे ऐसे मार्क कर देते हैं, दो एस्ट्रिक्स लगा देते हैं। तो अब इससे आपको आइडेंटिफाई होता है कि ये लग्न हो गया जहां पे भी ये ऐसा लगा हुआ है, और इससे आप आगे पढ़ना चालू करते हो और इसको आप क्लॉकवाइज ऑर्डर में पढ़ना चालू करते हो, तो आपको पता लग जाता है कि पाइसेस लग्न में पैदा हुआ है आदमी। बुक्स जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो जैसे शेषाद्री अय्यर साहब की जो बुक्स हैं उसके अंदर साउथ इंडियन चार्ट्स यूज करते हैं वो, अब क्योंकि वो साउथ से हैं तो वो साउथ इंडियन चार्ट यूज करते हैं। नॉर्थ के जो राइटर्स हैं वो ज्यादातर नॉर्थ इंडियन चार्ट यूज करते हैं, लेकिन मेरे को पर्सनली कन्वीनियंट ज्यादा नॉर्थ इंडियन चार्ट लगता है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया। बिल्कुल। एक और ईस्ट इंडियन चार्ट भी है, ठीक है, वो मिक्सचर है दोनों का। अब उसमें नहीं जाते हम ज्यादा, अपने आप को हाँ कंफ्यूज नहीं करते, ठीक है ना। हाँ। हमें सिर्फ ये पता है कि सिर्फ ये देखने का एक नजरिया है, पॉइंट मेरा सिर्फ इतना सा था कि ये इसको देखने का और आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, बस इतना ही है। डिफरेंस कोई भी नहीं है, डिफरेंस आप कोई सी भी तरह का ईस्ट इंडियन चार्ट जो उड़ीसा में ज्यादातर यूज होता है, साउथ इंडियन चार्ट या नॉर्थ इंडियन चार्ट आप ले लो, वो सिर्फ एक स्नैपशॉट बनाया गया है कि इस तरह से कि आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे आसान कि है। आपने कोई पाइवेट लगा लिया, या जो कोई आपने किसी फॉर्म में डाल लिया, किसी डेटा को एक्सेल से उठा के किसी एक फॉर्म में बना दिया, या आपने कोई फ्लो चार्ट बना दिया, पाई चार्ट बना दिया, ग्राफ बना दिया, कुछ भी तरह से देख के आपको डेटा देखना है आसान तरीके से ना, एक डेटा सेट से उठा के डेटा आपको आसानी से देखना है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। अब किसी की उतनी कैपेबिलिटी है, किसी की नहीं है। जो बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है और सारे टाइम इसी में लगा रहता है, ग्राहक को देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है, वो तो क्या है कि उसको आपने बता दिया एक बारी कि भाई ये लगन उदय हुआ था, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे प्लैनेट थे, तो उसको फिर चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने दिमाग में बना सकता है। तो ये होना सिर्फ चीजें आसान करने के लिए है। ये आप ओके। किसी और डिजाइन में भी बना दोगे तो काम वही करेगा जो अभी कर रहा है। ठीक है, तो चार्ट की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है, प्लैनेट पोजीशंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब ये जो, अब अगर हम ये बोलते हैं कि लग्न जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमें पता है कि हम उसको सबसे ऑस्पिशियस जगह मानते हैं, क्योंकि यहाँ से सूर्य उदय होता है। ठीक है, अब सूर्य उदय होता है यहाँ से, और हम इसको देवताओं की जगह मानते हैं वैदिक काल से। ठीक है, तो ईस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर जब जिस तरह से ये साइंस बनी, जो जिस तरह से इसकी ऑब्जर्वेशन हुई, या जिस तरह से पढ़ना इसको स्टार्ट किया, हमें ये समझ में आया कि जो भी राशि उदय हो रही है ना यहाँ पे, हमने ये जो फर्स्ट हाउस बनाया और ये देखा कि जो लग्न में राशि है, हमने बोला कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है आदमी के जीवन के लिए, और लग्न को खुद बोला कि आदमी खुद है, सेल्फ। यहाँ पे कोई भी दिक्कत हुई ना, तो आदमी का पूरा जीवन में दिक्कत है। अगर लगन में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई अफ्लिक्शन है, तो वो पूरा जीवन भर आपके साथ रहेगी। ये आप खुद हो, तो कोई भी अफ्लिक्शन लगन पे होना मतलब आदमी के साथ प्रॉब्लम होना। करेक्ट है क्या मैटर, कि अगर हम ये मान लें कि ये एक, यूनिवर्स। हाँ, हमने इसको स्काई ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमें तो चारों तरफ से एक जैसे ही दिखता है ना,
मोटे तौर पे हम यहाँ अर्थ पे हैं, इसको हम अर्थ बोल रहे हैं। हम किसी पॉइंट पे खड़े हैं, अर्थ के कहीं ना कहीं तो होंगे हम। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ खड़े हैं, हमको यहाँ से जो दिखा आसमान में, लेकिन इसी पॉइंट पे अगर हम यहाँ खड़े हैं, हमें यहाँ ऑब्जर्वर है कोई, या एक ऑब्जर्वर यहाँ है, तो यहाँ से इसको क्या दिखता है और यहाँ से इसको क्या दिखता है। अगर हम इसको बोले कि ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट साइड है, ये साउथ साइड है, और ये वेस्ट साइड है, अगर हम ऐसे मान लें, तो हमको जिस भी जगह हम खड़े हैं वहां से हम आकाश देख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि जो जो दृष्टि हम पे पड़ रही है अलग अलग जगह से, अलग अलग प्लैनेट्स की या एनवायरनमेंट की, वो हमारे जीवन पे असर डालती है। ये जो हमें बेसिक डिफरेंस जो हम कल भी बात कर रहे थे कि भाई एस्ट्रोनॉमी में क्या हो जाता है, कि एस्ट्रोनॉमी में हम बर्ड्स आई व्यू लेते हैं, और ऐसा मान के चलते हैं कि भाई सोलर सिस्टम को हम बाहर से देख रहे हैं, और ये हमारा मान लो आप सोलर सिस्टम है, तो हमने ये बोला कि भाई यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, सन। अब सन के बाद यहाँ दो प्लैनेट्स हैं, एक मरकरी है, एक वीनस है। ये अपने ऑर्बिट में घूमते हैं अराउंड द सन। लेकिन जब तक कोई आदमी को ये बाहर से आइडिया नहीं मिलेगा देखने का, उसको थोड़ी ना पता लगेगा। अगर आप पृथ्वी पे हो तो आप तो सिर्फ ये देखते हो कि जो सन है ना, अगर आप पृथ्वी पे हो, अगर मान लो आप पृथ्वी पे हो, तो आपको सिर्फ ये दिखेगा कि जो सन है वो यहाँ से उगता है और ऐसे जाके ना यहाँ कहीं डूब जाता है, और आप उसका ना एक रास्ता मार्क कर लिया आपने। आपने उसका रास्ता मार्क कर लिया कि इधर से निकलता है और ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। अब कैसे रास्ता कैसे मार्क किया, कि हमने इसके बैकग्राउंड में देखा कि यहाँ तारे हैं, कुछ छोटे कोई बड़े, कोई दिख रहा है कोई नहीं दिख रहा, और हमने बैकग्राउंड में देखा कि तारे हैं, और उस उन तारों से ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह तारे हैं, और हमने ये देख लिया कि ये इस वाले जो इसका रास्ता है ना, वो इसके फोरग्राउंड में, अगर इस स्टार के फोरग्राउंड से निकलता है, तो हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, और इस इमेजिनरी लाइन को हमने बोला एक्लिप्टिक है ये। पाथ ऑफ सन। राइट, समझ में आ गई बात। अब लेकिन एस्ट्रोनॉमी में क्या है, कि एस्ट्रोनॉमी में तो धरती घूम रही है, ये ये ऐसे भी घूम रही है, और अपने एक्सेस पे भी जाएंगे। और ऐसे भी चल भी रही है, तो इसको तो रोटेशन बोलते हैं, इसको रेवोल्यूशन रोटेशन बोलेंगे। मोशन। जो 24 घंटे का लिया हुआ है हमने, 24 आवर्स ईच डे, 24 आवर्स। और ये वाला जो मोशन है ये थ्री रेवोल्यूशन सिक्सटी बोलेंगे। फाइव डेज का है, जो हम लेके चलते हैं, 365 समथिंग टाइप्स। ठीक है, तो ये जो धरती है ये 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये हम बाद में पता लगा। ठीक है, पूरी दुनिया को 16th सेंचुरी में ये बात पता लगी कि धरती गोल है। उससे पहले सबको लगता था कि सपाट है जमीन, और ये हमको किसने बताया, ये हमें बताया कॉपरनिकस ने 16th सेंचुरी में। लेकिन कॉपरनिकस से पहले इंडिया में आर्यभट्टा हुए, जिन्होंने 6th सेंचुरी की शुरुआत में, मतलब 500 समथिंग एडी में, ये बता दिया था कि धरती गोल है, सपाट नहीं है। अब ये क्योंकि इंडिया में थे, इनकी रिसर्च को ग्लोबल मान्यता नहीं मिली, कॉपरनिकस को मिली। क्योंकि हमें तो यही नहीं पता था ना कि 500 एडी में कि कोई मान्यता देगा भी, क्यों हमें क्या पता था कि कोई मान्यता देगा और वेस्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इन मामलों में, और हम पीछे रह जाएंगे। हमारी तो रिसर्च थी और हमने अपनी रिसर्च करके रखी। अब चाहे लोगों को इंडिया से लोग आके पढ़ के जाते थे, या यूनिवर्सिटीज थी इंडिया में, आपको पता होगा कि जैसे इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत पहले से हैं, मतलब 2500 साल पहले से यूनिवर्सिटीज थी इंडिया में। जैसे आपने सुना होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जैसे चाणक्य थे, तो चाणक्य जो हैं वो, जब अलेक्जेंडर इंडिया आया 300 बीसी में करीब, तो उस समय वो एक यूनिवर्सिटी में टीचर थे इकोनॉमिक्स के। तो कितना पहले यूनिवर्सिटीज थी इंडिया में, तब लोग बाहर कई जगह तो लोगों को पता भी नहीं, कुछ जो पुरानी सभ्यताएं हैं वहां फिर भी आइडिया होगा लोगों को, लेकिन बहुत सारी जगह तो वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी क्या होती है ये भी नहीं पता होगा। यूनिवर्सिटी बनाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सब जगह तो सभ्यता उतनी एडवांस नहीं थी। लोग मारने पीटने भी लगे हुए थे, और या दूसरी जगह जीतने पे ध्यान था, या वॉरियर्स हुआ करते थे, या कबीले हुआ करते थे, और सबसे पहले तो रोटी कपड़ा, और उसके बाद पोजेशंस, इसके ऊपर लगे हुए थे।
तो हम लोग इस इन सब चीजों से काफी ऊपर उठ गए थे और हम लोग तो स्टडी कर रहे थे साइंस पे धरती काम की। कर रहे थे। ये जो अब ये जो पृथ्वी है, ये अब हमारा सिर्फ नजरिया अलग है एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में। हम अच्छा अच्छा। पोजीशन वही लेते हैं प्लैनेट की जो एक्चुअल होती है आसमान में, वो जहां भी कहीं है। अब अगर मान लो कि ये जुपिटर है, तो हम इसकी पोजीशन तो हमने यही कंसिडर करी है, लेकिन हमने कंसिडर ऐसे करी है कि हमको ये दिख कहाँ रहा है। हम्म, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से कि ये सन से कहाँ है। सन से कहा हमारे लिए अर्थ से कहा। हमें ये मतलब है कि ये हमारे से कहाँ प्लेस्ड है। ठीक है, अगर ये सन के यहाँ हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये इसका ऑर्बिट अगर हम मान लेते हैं जुपिटर का, ठीक है, अगर ये जुपिटर का ऑर्बिट है तो अगर ये सन से यहाँ है तो होता रहे, हमारे लिए तो एक लाइन में है। सन से भले ही ये उल्टी डायरेक्शन में है, हम आप अगर देखोगे इस बात को कि जुपिटर यहाँ है और सन यहाँ है, तो हमको तो एक लाइन में दिख रहे हैं ना एक तरह से। एक लाइन। हम ये बोल देंगे कि भाई ये इस वाले पॉइंट पे है, ये इस माइल स्टोन पे है, और ये इस माइल स्टोन पे है, में क्योंकि हमने तो इसको रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है जिसको हमने राशि बोल दिया। एग्जैक्टली। कोई भी राशि हो सकती है ये। तो अगर जुपिटर यहाँ है, आप लेकिन सन के परस्पेक्टिव से देखोगे तो धरती राइट में है और वो लेफ्ट में है। ये डिफरेंस हमको समझना है बस। अगर ये डिफरेंस हमको समझ में आ गया तो हमको पता लग जाएगा कि भाई एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में और क्या बात हो रही है। एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ओके। एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में बस इतना ही फर्क है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ धरती से है। धरती। धरती से हमको क्या दिखता है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ है। अब अगर मान लो आपकी ये यहाँ पे है, ये सैटर्न का ऑर्बिट मान लेते हैं हम। सैटर्न काफी दूर है वैसे, लेकिन हम इसको सैटर्न का ऑर्बिट मान लेते हैं। अब जुपिटर से पृथ्वी जो है वो मान लो आप साउथ डायरेक्शन में है, सैटर्न नॉर्थ डायरेक्शन में है, लेकिन हमको तो एक ही जगह दिख रहे हैं ये दोनों। बिल्कुल। हमें तो एक हमारे लाइन लिए में तो दिख रहा है। इस बैकग्राउंड में है ये, हम्म, जो भी इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखेगा, हम तो उसी को बोलेंगे कि भाई ये इस राशि में है। ये इतना सिंपल है। अब इसके अंदर हमको ये बात समझ में आ गई कि इसमें सुपरस्टिशन जैसा तो कुछ नहीं है। भाई हमने बोला कि फला किसी राशि में है, तो हमें हर बार थोड़ी हम क्या मतलब तुक्का मारेंगे और मतलब ऐसा बोलेंगे कि भाई हमने कोई हम्म, तुक्के में ही चल रही है हमारी कहानी की। हम हर बार बोल देते हैं कि ये पोजीशन चेंज हो गई या राशि चेंज हो गई। वो प्लैनेट को जब हम पृथ्वी से देख रहे हैं तो उस समय हमको क्या दिखता है पीछे, हमको क्या बैकग्राउंड दिख रहा है, हमको हमको ये दिख रहा है कि इसकी पोजीशन हम कैसे नापेंगे। तो हमने हम्म, अब अपने आप में ये बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है, और इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है कि नॉर्मल आदमी के सोच से भी परे है कि ये yes, बनाया कैसे हो, इतना प्रिसाइज कैसे बनाया। जो हमारे पंचांग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो आज तक कैसे ठीक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए ठीक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने इनकी स्पीड नाप ली है कई सालों की पढ़ाई के बाद, स्टडी के कई बाद। सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद, कई सालों की रिसर्च के बाद हमने इनकी स्पीड इतनी प्रिसाइज नाप ली है कि पंचांग आप देखोगे और आज आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी अगर आप या जिसको हम एफिमेरिस बोलते हैं, एफिमेरिस में आप 1 साल बाद भी पोजीशन निकालोगे ना प्लैनेट की, हम्म, और उस 1 साल के बाद जब आप लाइव देखोगे तो आपको वहीं मिलेगा प्लैनेट। इतना प्रिसाइसली हमने उसकी स्पीड नापी है। तो अपने आप में बहुत अमेजिंग बात है ये। किसी को बोलते तो आसान है ये बात कि कोई कुछ भी बोल सकता है, कि कोई डिमीनिंग वे में बोल सकता है ये बात कि भाई एस्ट्रोलॉजी जो है वो तुक्का है या सुपरस्टिशन है या पता नहीं कुछ भी कर ये देते होता हैं। है। तो कुछ भी कर देते तो आज तक हम हमारा एफएमएरएस जो है या पंचांग जो है वो सोलर एक्लिप्स जो है या लूनर लूनर एक्लिप्स जो है इक्लिप्स वो एकदम करेक्ट एक्यूरेटली कैसे प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट कर कर पा रहा देता है। है। भाई एकदम एग्जैक्ट कैसे डेट और टाइम, आप अगर सोलर एक्लिप्स का अगर हम पहले से पंचांग हमारा प्रेडिक्ट कर रहा है 4,000 साल से, 3,000 साल से, या 3,500 साल से फॉर दैट मैटर, तो कैसे कर पा रहा है आप। अब वही है कि जो अगर थोड़ा सा इग्नोरेंट, दो तरीके के हैं। एक तो बिल्कुल ही गंवार है हम्म, जिसको आप इलिटरेट बोलो, लेकिन क्या है कि धार्मिक है या गॉड फेयरिंग है, तो कोई भी हम्म, बात भगवान के नाम से बोल दो तो मान लेता है। तो अगर आपने बोल दिया कि जी ये जो शास्त्र है भगवान ने दिया है, हम्म, गिवन बाय गॉड, ये एकदम मान लेगा और फिर इस पे सवाल नहीं उठाएगा। फिर जो हम्म, सवाल करेगा उसको बोलेगा कि यार तुम तो कुतर्क कर रहे हो, तुम भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। अच्छा, एक क्या है कि एक मॉडर्न आदमी है, पढ़ा लिखा, हम इसको जानते हैं। मॉडर्न लिटरेट आदमी है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसको ये नहीं पता कि हमारा जो शास्त्र था वो कितना एडवांस था। ये इसको देख रहा है कि यार ये गंवार आदमी है, कुछ भी मान रहा है भगवान भगवान बोल के। और ये मॉडर्न आदमी जब ये पढ़ेगा शास्त्र को तब बिलीव हो सकता है कर ले। मॉडर्न लिटरेट आदमी जब ये शास्त्र को पढ़ेगा तब बिलीव करेगा, क्योंकि अभी ये क्या देख रहा है ना, अभी ये एनवायरमेंट देख रहा है, एनवायरमेंट में देख रहा है, बोल रहा है कि यार गंवार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो भगवान भगवान बोल के कुछ भी यकीन कर लेते हैं। जिन लोगों ने ये बनाया होगा पूरा सिस्टम, वो उस जमाने के साइंटिस्ट रहे होंगे। वो एग्जैक्टली। उन्होंने वो पूरी तरह से भगवान पे डिपेंडेंट नहीं थे कि भाई भगवान तेरे को जैसा करना है वैसा कर ले। उन्होंने तो साइंस बनाई कि भाई ये यहाँ आता है तो ऐसा होता है, यहाँ आता है तो ऐसा होता है, उन्होंने स्टडी किया।
अल्टीमेटली धर्म से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उनको ये लगा कि यार ये ना, इनके जो उपाय हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हम्म, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैनेज कैसे करे, टैकल कैसे करे। अब अगर शनि ने आके प्रॉब्लम देनी है हमको, हम्म, तो देनी ही है। अगर शनि कहीं पे आ गया, मान लो किसी की 7.5 चल रही है, हम्म, चंद्रमा के ऊपर आ गया या कहीं आ गया, तो उसको प्रॉब्लम देनी है उसने, तो हम इसको टैकल कैसे करें। तो अब ये क्योंकि दोनों थे समझदार लोग थे, ये बिलीवर्स भी थे। बिलीवर्स मतलब जिनका भगवान पे विश्वास था विश्वास था। कि कोई पावर है जो चला रही है सब चीज को, अपने आप तो नहीं हो सकता ये सब पॉसिबल। और ये लिटरेट भी थे और बिल्कुल। सुपर इंटेलिजेंट थे, मैं तो कहूंगा। हम्म, आज की जो जनता है वो या तो लिटरेट है या फिर डॉगमेटिकली बिलीव कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, या तो पढ़े लिखे हैं या हम्म, अनपढ़ हैं। जो अनपढ़ हैं वो डॉगमेटिकली बिलीव कर रहे हैं, और आधे से ज्यादा लोग तो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं आजकल, पढ़ते। क्योंकि वो उतना ही पढ़ते हैं जितना उनको पढ़ाया जा रहा है नौकरी करने के लिए जो जरूरी है। हम्म, मजबूरी में पढ़ते हैं ना लोग एग्जैक्टली। बेसिकली। भाई एग्जैक्टली। लोग ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहा है कोई भी, नौकरी लोग के लिए सिर्फ पढ़ते। इसलिए पढ़ते हैं कि नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल जाए। या उतना तो जरूरी, या कोई अगर बिजनेस फैमिली का है तो बोलेगा यार शादी करने के लिए कुछ तो पढ़ ले आदमी, के कम से कम लड़की कैसे मिलेगी, नहीं तो अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा आदमी तो। ठीक है, अगर कोई बिजनेस फैमिली का है तो। या फिर उनको ये पता है कि थोड़ा तो गणित चाहिए ही ना बिजनेस में भी, तो हम्म, गणित तो आना चाहिए आदमी को। एग्जैक्टली। हालांकि 50-60 साल पहले या 100 साल पहले जो लोग दुकानों में बैठते थे वो स्कूल नहीं जाते थे, वो घर में ही सीख लेते थे गणित, इतना पैसे मैनेज करने का, तोल का हिसाब, पैसे का हिसाब, वो स्कूल जाके तो सीखते नहीं थे 100 साल पहले लोग। लेकिन अभी मॉडर्न बिजनेस फैमिलीज को पता है कि भाई इनको गणित या इनको बिजनेस सेंस होनी चाहिए, तो इसलिए उनको पढ़ाओ। या फिर जो मिडिल क्लास आदमी है, जो सर्विस क्लास आदमी है, उसको लगता है कि भाई पढ़ाई कर लूंगा तो ज्यादा पैसे की नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो लेबर का काम करना पड़ेगा, उस खौफ में आदमी पढ़ता है। एग्जैक्टली। ज्ञान लेने के लिए बहुत कम लोग पढ़ते हैं। हम्म, ज्ञान लेने के लिए कम से कम बच्चे तो नहीं पढ़ते। नहीं पढ़े। ज्ञान लेने की पढ़ाई जो है वो आपकी जो नौकरी वोकरी करने की जो रिक्वायरमेंट है जब पूरी हो जाती है, तो उसके बाद आप शायद ज्ञान लेने की पढ़ाई कर सकते हो, जिज्ञासा जिसमें है, या एग्जैक्टली। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो एग्जैक्टली। करना चाहे। जनरली लोग सिर्फ रिक्वायरमेंट बेस्ड काम करते हैं, ये ह्यूमन नेचर भी है वैसे तो, हम्म, कि जितनी जरूरत है उतना ही करेंगे, फालतू हमें करना क्यों है। अपने आप को तकलीफ देना चाहता नहीं है ह्यूमन शरीर। ठीक है। अब ये जो सो कॉल्ड लिटरेट या पढ़े लिखे लोग जो मॉडर्न साइंस पे बिलीव कर रहे हैं, अब मॉडर्न साइंस पे तो वो इसलिए उतना ही बिलीव कर पा रहे हैं ना जितना वो देख पा रहे हैं, उनको जितनी इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है। अब नासा ने एक नया प्लेनेट खोज लिया जो पृथ्वी जैसा है। जब खोज लिया तो पता लग गया, आपके पास इंफॉर्मेशन आई, आपको पता लग गया। लेकिन क्या है कि ये दूसरी गैलेक्सी में है, यहाँ पहुंचने में 16,000 साल लगेंगे। ये गैलेक्सी ही अलग है मतलब ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इससे दूसरी गैलेक्सी में है दूसरी ये। गैलेक्सी है। तो एग्जैक्टली। यहाँ पहुंचने में 16,000 साल लगेंगे आदमी को। अब ये बात पता लग गई हमको। पहले हम ये बोल रहे थे कि भाई हमको तो अपना सिर्फ सोलर सिस्टम पता है, हम्म, ठीक है, यूरेनस नेपट्टून प्लूटो तक पता है। अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि भाई आपको तो यूरेनस और नेपट्टून नहीं ले रहे हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है क्या क्या है आकाश में। हम्म, अरे जब तक आपको भी नहीं पता था कि क्या क्या है आकाश में, जब तक ये स्टडी नहीं आई थी, सेकंड हमको तो राइट। फिर भी बहुत कुछ पता था भाई मॉडर्न वर्ल्ड को। जब केपलर 17th सेंचुरी में आके केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, नेट मोशन। जब तक इन्होंने नहीं दिए तब तक आपको ये पता ही नहीं था कि प्लैनेट कैसे घूमता है, हम्म, प्लैनेट ऑर्बिट में कैसे चल रहा है। जब तक हमको ये बात पता नहीं लगी, जब तक आके हमको किसी ने बताई नहीं है बात, तब तक हमको ये बात पता ही नहीं थी कि ऐसा कुछ है। अब एक बात और समझ लेते हैं। ये अगर हम तो ये बोलेंगे ये अर्थ है, अब हमने बोला कि ये चंद्रमा है, मून, बेसिकली होगा क्या ये अपने आप में, तो क्या है कि अपने आप में या तो ये एक कॉमेट है, आप कह लो। अपने आप में क्या होगा एक चंद्रमा, वही एक टुकड़ा ही तो है किसी चीज का, तो कॉमेट होगा या कुछ होगा। लेकिन ये हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है ये। अब चारों तरफ घूमने का मतलब क्या है कि इसका एक ऐसे ऑर्बिट है। रास्ता बना हुआ है। ठीक है, ये इसका ऑर्बिट है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे घूमता है, हम्म, ये यहाँ से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है ये। ठीक है, पास है पृथ्वी के ऑब्वियसली। हम्म, अब यहाँ पे हमने बोला यहाँ सन है, जो कि है तो बहुत दूर, ये 3,84,000 किलोमीटर दूर है दिल्ली बोल रहा हूँ पृथ्वी से। ये इसका मीन डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस मतलब एवरेज। एवरेज डिस्टेंस। क्योंकि ऑर्बिट जो है ना वो कहीं पे पास है पृथ्वी के, कहीं पे दूर है। कहीं पे दूर है।
ठीक है, तो हमने एक वो एवरेज ले ऑर्बिट लिया। जो है उसके अंदर ये इसका मीन डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर। ये कभी 4,16,000, अगर जो फारदेस्ट होता है ये हमसे तो करीब 4,16,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। 4.6 lakhs। ठीक। और क्लोजेस्ट होता है तो करीब 3.7 लाख किलोमीटर। लेकिन अब हमें ये पता लग गया, अब ये एक सूर्य है, जो सूर्य जो है वो पृथ्वी से, हमने ये परसों भी बात की थी कि ये 149.6 9.6 मिलियन किलोमीटर। किलोमीटर दूर है। ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। लेकिन हमको क्या करना है उस डिस्टेंस से? हम तो लाइन ऑफ साइट देख रहे हैं। लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब हमको ये दिखता है कि क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी क्योंकि घूम रही है, इसका जो एक्लिप्टिक ड्रॉ होगा वो हम्म। कुछ ऐसे हम कह लेते हैं ड्रॉ होगा, हम्म। कुछ ऐसा एक्लिप्टिक ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई हमें इसका इसका रास्ता दिख रहा है। ठीक है, ये कैसे यहाँ से निकल, यहाँ दिखता है इस रास्ते पे हमें, हम तो लाइन ऑफ साइट ही देख रहे हैं बस। हमें तो इस एग्जैक्टली। बात से कोई मतलब ही नहीं है कितना दूर है। कितनी दूर है? अब क्योंकि बड़ा है तो इससे भी बड़ा दिखता है। हम्म। ठीक है ना, दूर ज्यादा है बट हमें तो क्योंकि लाइन ऑफ साइट है। अब लाइन ऑफ साइट में ये बात है कि एक चीज हमारे यहां से निकल रही है और ये एक चीज हमारे यहां से निकल रही है। हमें दोनों ये चीजें पता है कि ये यहां से निकल रही है एक चीज और एक यहां से निकल रही है एक। बीच का डिस्टेंस कितना है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम्म। हमको ये पाथ दिखते हैं इनके बस, कि ये यहां से ऐसे जा रहा है और ये यहां से ऐसे जा रहा है। हमें तो पृथ्वी से खाली ये पाथ दिखते हैं ना। तो एक मून का ऑर्बिट है और एक सन का ऑर्बिट है, जबकि दोनों बहुत दूर दूर हैं। ये अगर यहाँ है तो ये यहाँ है, लेकिन हमको दिखने में ये ऐसा लगता है कि ये दो रास्ते हैं जो ये आपस में कन्वर्ज कर रहे क्रॉस भी हो रहे हैं। ठीक है, हम खाली लाइन ऑफ साइट पे डिपेंडेंट है, हमारे पास और कोई टूल नहीं है देखने के लिए कि उन दोनों के बीच का कितना गैप है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने ये देखा कि इफेक्ट डाल रहे हैं हम पे ये दोनों। हैं। आपको पता है कि मून जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो हम्म। पृथ्वी के जिस साइड भी होता है वो, हम्म। उस तरफ जो पानी है जितना, हम्म। वो इस तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। मून जैसे जैसे घूमता है वो पानी का फ्लो अपनी तरफ खींचता है। साइड्स भी कहते हैं इसको। ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट पानी है? 78% तक है। 70% बोल देते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट सेक। हम्म। अब जब, तो ये इस पानी को भी तो खींचता होगा अपनी तरफ। हम्म। जब ओशन का पानी खींच रहा है, खींच रहा है, नदी का फल पानी खिला खींच रहा रहा है। है, ठीक है, तो ये पानी भी तो, ये ह्यूमन बॉडी का पानी भी तो अपनी तरफ खींचता होगा ये। खींचता होगा। तो क्या होता है हमारे अंदर, हम इसको एस्ट्रोलॉजी में ऐसे पढ़ते हैं कि हमारे अंदर इमोशंस जो हैं वो ओवरफ्लो करते हैं। तो इसलिए हमने बोला कि मून जो है हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। आप अगर एज अ स्टडी, हम्म। क्योंकि आप साइंटिफिक स्टूडेंट हो, आप एज अ स्टडी गूगल करके देखो ओके। कि जब फुल मून होता है ना, फुल मून, तो जो मेंटल असाइलम होते हैं ना, वो मेंटल एक्ट। असाइलम में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। क्योंकि वो एग्रेसिव हो जाता है। अब इस बात का क्या साइंटिफिक तर्क दे सकते हो आप? हम्म। कोई है आपके एस्ट्रोलॉजी पास में। साइंटिफिक तर्क? सिर्फ एस्ट्रोलॉजी जवाब दे सकती है ना इस बात का, हम्म। कि जब भी फुल मून हो रहा है। अब हम्म। फुल मून कैसे होता है? अब ये मून जो है, अगर सन है यहाँ पे और यहाँ मून है, तो सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है। एग्जैक्टली। करेक्ट। हम्म। लेकिन ये सन की लाइट आर पार नहीं होती इसके। ये ग्लो तो कर रहा है सन की लाइट से, लेकिन अगर सन यहाँ है तो इस तरफ अंधेरा ही है, ये डार्क साइड है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। और ये ब्राइट साइड है। तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट। तो अब इससे हमको क्या मालूम चला कि यहाँ पे अगर सन है, यहाँ अगर मून है, तो हमको मून दिखेगा। Correct। अगर मून यहाँ आ गया सन के एकदम लाइन में, अगर मान लो यहाँ सन है और अगर मून यहाँ है और हम अगर यहाँ है, ये इसको चमकाएगा इसकी इस साइड को, हमको यहाँ से इसकी ये साइड दिखेगी। हम्म। लेकिन अगर ये मून यहाँ आ गया और सन ने इसको चमका भी दिया, तो लाइट आर पार थोड़ी आ रही है सन की, हमको ये या साइड डार्क साइड दिखेगी, हमको दिखेगा ही नहीं चंद्रमा। दिखेगा। और जब ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं, अमाउंट से बोलता है। या न्यू मून बोलते हैं। नहीं। ये जो, अब यहाँ ये अर्थ है, मून अगर बीच में आ गया तो गड़बड़ हो गई। अब अगर मान लो आप मून यहाँ है, ये पूरा चमक रहा है, हम्म। भाई पूरा चमक रहा है ना,
अगर यहाँ है मून बेसिकली और सन यहाँ कहीं है, ये इस एंगल पे है, तो ये पूरा चमका रहा है इसको, मून को। हम्म। इसको हम फुल मून बोलते हैं। फुल मून बोलते हैं। और हमको ये पता है कि जब फुल मून होता है तो उसका हमने स्टडी करके या हमने डेटा सेट स्टडी करके ये जाना कि इस फुल मून का हमारे ऊपर अलग तरह का प्रभाव होता है, अभी और एकदम न्यू कम मून होता है या अमावस्या होती है तो अलग तरह का प्रभाव होता है। आपको ये देखने को मिलेगा कि जब हम अखबार पढ़ते हैं और हम खबरें पढ़ते हैं, तो जो जितने उल्टे सीधे काम है ना, हम्म। वो या तो फुल मून पे होते हैं या न्यू मून पे होते हैं। क्योंकि एनर्जीज जो है ना, वो बिल्कुल एनर्जी जो है वो बिल्कुल आप बोलें कि ऑपोजिट काइंड की एनर्जीज हो जाती हैं। कभी हाँ। आपके इमोशंस बिल्कुल लो हो रहे हैं और कभी आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। मून कितना इफेक्ट डालता है आदमी के ऊपर, ये आप इस बात से भी समझ सकते हो कि आपने कोई गाना सुना है जो सूर्य के ऊपर बना हो? चांदनी रात के ऊपर तो गाने सुने होंगे आपने, कोई सुना फेवरेट भी होगा आपका। है। चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर प्यार कर। अब ये तो मून के ऊपर गाना बना है, कोई सन के ऊपर कोई गाना नहीं बनाया किसी ने। सही बात है। कोई सुना हो आपने अगर कोई लव सॉन्ग सन के ऊपर? हे सूरज मेरे प्रिय को मेरे पास भेज, जला देगा मेरा वो प्रिय मेरा को। मेरा प्रिय भी तुझे देख के मुझे याद करता होगा। सुना है क्या कोई गाना आज तक? नहीं सुना ना। तो इसका क्या मतलब है कि रात को जब हमें चंद्रमा दिखता है आकाश में, तो सिर्फ अब आप देखो, चंद्रमा हमको दिख रहा हो ना दिख रहा हो दिन में होता तो है। अब ये कितनी स्टूपिड बात लग सकती है कि होता तो है हम्म। लेकिन हम इम्पैक्ट नहीं फील कर रहे। सिर्फ विजुअल हो जाने से हमको इम्पैक्ट फील होता है ना। सारे जो इमोशन है वो रात को निकलते हैं। दिन कटता है लोगों का, रात नहीं कटती, ऐसा बोलते हैं प्यार में जो पागल होते हैं। Exactly. ठीक बात है भाई। नहीं क्या है मतलब, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। यूर एन अडल्ट, आप हम लोग दोनों इस तरह से बात समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं Yeah. कि अगर कोई आदमी, जो हम देखते हैं नॉर्मल वर्ल्ड में, मूवीज भी देखते हो आप, सब कुछ आपको पूरी समझ है दुनियादारी की। आपको ये बात पता है कि किसी को पोइट्री का शौक होता है, पोइट्री का शौक लोगों को होता है, लेकिन रात को इमोशंस ज्यादा निकलते हैं। कुछ लोग रात को लिखते हैं या रात के ऊपर लिखते हैं। चंद्रमा देखते देखते कुछ ख्याल आ जाता है, ठीक है, रात में। आपको ऐसा लगता है कि आपकी आपकी जो दिमाग है वो, आपका ब्रेन का इमेजिन करने वाला जो एरिया है, वो पार्ट जो क्रिएटिव पार्ट है आपके ब्रेन का, वो ज्यादा एक्टिवली काम करने लगता है। लॉजिकल ब्रेन उतना काम नहीं करता है रात को। हम्म। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप हम किस तथ्य में डालेंगे? भाई सिर्फ विजुअली तो है रात का, और रात को चंद्रमा दिख रहा है आपको, सिर्फ दिख भर जाने। दिन में भी तो था ये, दिन में दिखा नहीं आपको, क्योंकि दिन में आपको इसलिए नहीं दिखा क्योंकि सूर्य की लाइट बहुत तेज थी, ये आपको दिखा नहीं। कभी कभी सुबह दिख जाता है, कभी कभी शाम को दिखना स्टार्ट हो जाता है जब सूर्य डूब रहा होता है, लेकिन दिन में नहीं दिखता, दोपहर में नहीं दिखता। तो अब ये जो बात है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि मेंटल असाइलम में लोग जो हैं वो ओवर रिएक्ट करने लगते हैं जब फुल मून होता है, ठीक है, आपको ज्यादातर क्राइम्स आप देखोगे कि फुल मून या न्यू मून पे होते हैं। चोरी चकारी ज्यादातर आपको न्यू मून पे दिखेगी, मतलब अमावस्या के टाइम पे दिखेगी। और ऐसा होता है ना कि आदमी ने इमोशन में फ्लो होके किसी को गुस्से में चाकू मार दिया, या इतना ज्यादा उसका इमोशनल ब्रेक डाउन हो गया, या इतना ज्यादा इमोशनली वो ऐसा हो गया कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को 5 बार चाकू मारा, 10 बार चाकू मारा, उसका गुस्सा इतना ज्यादा है कि निकल नहीं रहा है, वो चाकू पे चाकू मार रहा है। मतलब वो जो साइको बिहेवियर कह सकते हो आप जिसको। तो अगर ये हम देख सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तो इसका मतलब ये है ना कि ये इम्पैक्ट डाल रहा है हम पे। अब आप सिर्फ ये बोलो कि भाई मैंने क्योंकि साइंस में पढ़ा नहीं है तो मैं तो मानूंगा नहीं, तो आप मत मानो। करेक्ट, आपके ऊपर है ना ये, तो आप मानो कि नहीं मानो। अगर आपको कोई चीज दिख रही है फिर भी आप कह रहे हो कि क्योंकि किसने लिख के नहीं दिया मेरे को, तो मैं कैसे पढ़ूं? भाई अगर कोई बोलता है कि जी फला फला चीज जो है मुझे दिख रही है लेकिन मेरे शास्त्र में नहीं लिखी है, अब नहीं लिखी है तो भाई लिख लो फिर शास्त्र में। अगर हो रही है, अगर प्रमाण है आपके सामने, और अगर आपका शास्त्र बोल रहा है कि नहीं लिखी है तो फिर लिख लो। कौन मना कर रहा है आपको लिखने से? लेकिन आप सिर्फ ये बोलोगे एडमेंट हो गए कि नहीं क्योंकि लिखी नहीं है मैं मानूंगा नहीं, होता होगा कोइंसिडेंस कह लो, क्योंकि किसी को जिद करनी है तो आप उससे नहीं जीत सकते, तो वो फिर कुतर्क की तरफ जाएगी बात।
वो ऐसे आर्ग्यूमेंट का कोई फायदा नहीं है, वैसे आर्ग्यूमेंट में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है कि जब कोई बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आपको ये बात दिख रही है, अगर ये किसी को बात समझ में आती है कि जब फुल मून होता है लोग अलग तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, लोगों के झगड़े होते हैं ऐसे टाइम पे, फुल मून नाइट होती है ना, उस टाइम पे रात को आप कहीं भी घूमने जाओ तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए किसी से टसल में पड़ने से, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला अपने इमोशन कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं आपको एज एडवाइस भी बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है, फॉर योर लाइफ, कि अगर आप फुल मून नाइट पे कहीं घूमने जा रहे हो रात को खासकर, तो आप जो है झगड़ा झगड़ा छोटा मोटा झगड़ा गुस्सा अपना पी जाओ, झगड़ा अवॉइड करो, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपके भी इमोशन जो है वो ओवरफ्लो हो सकते हैं, सामने वाले के इमोशन भी ओवरफ्लो हो सकते हैं। आप किसी का नुकसान कर सकते हो, दूसरा भी आपका नुकसान कर सकता है। अब ये बात आपको एस्ट्रोलॉजी बता सकती है, आपको कोई और बात नहीं बता सकती, कि नॉर्मल डेज में जो है वो लोगों के इमोशंस फिर भी कंट्रोल में रहते हैं, इस टाइम पे ये इमोशन कंट्रोल पे नहीं रहते। करेक्ट। हमने लिया इसको अर्थ, हमने लिया ये मून का ऑर्बिट, करेक्ट, हमने इसको ले लिया एक्लिप्टिक मान लो। अब जब हमने एक्लिप्टिक लिया इसको कि ये सन का पाथ हो गया, अब क्या है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, ऑल्दो ये दोनों दूर हैं, ये जो इमेजिनरी लाइन है, दोनों जो ऑर्बिट हैं या जो सन का एक पाथ है जिसको हम एक्लिप्टिक बोल रहे हैं, जो कि बेसिकली बनता है सूर्य के उसके रोटेटरी मोशन से, पृथ्वी के रोटेटरी मोशन से, कि पृथ्वी रोटेट हो रही है, और उससे ये एक रास्ता बन गया है कि जिस तरह से अब पृथ्वी क्या है कि थोड़ी सी टिल्ट है, पृथ्वी जो है कि वो सीधी ना होके वो थोड़ी सी टिल्ट है, ऐसी है, ठीक है, ऐसी है पृथ्वी। मतलब अगर पृथ्वी को हम माने कि थोड़ा सा बल्ज है सेंटर में, ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है और इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली, और ये जो है ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी सी आप बोलो कि slanting थोड़ी है, सी स्लांट है, inclined ऐसे है, ऐसे, exactly। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। हम्म, बट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अब बात ये है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों ये जो पाथ आपस में क्रॉस होते हैं, इसका मेरे को दिखाने का मतलब क्या है आपका, कि भाई यहाँ पे हमने एक स्पॉट ढूंढा मून के ऑर्बिट पे, कि मून है जो सूर्य के चारों तरफ चलता है। अब ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ऐसे समझ लेते हैं इसको। अब ये जो आपका जो व्यूइंग एंगल है ना, ये यहां से लाइट आ रही है, ये इतना प्रिसाइसली बना हुआ है इसका साइज, और डिस्टेंस जो है, वो डिस्टेंस जो है ये इतना प्रिसाइज डिस्टेंस है कि जब ये मून अपने ऑर्बिट में सन के सामने आ जाता है ना, ये लाइट पूरी ब्लॉक कर देता है सन की। लेकिन ऐसा होगा कहाँ? ऐसा होगा तो वहीं ना जहाँ ये ऑर्बिट टकरा रहे होंगे आपस में। भाई आपकी विजुअल लाइन जो है, जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, वहां पे एक ऐसे चल रहा है, ठीक है, और एक ऐसे मान लो जा रहा है। अगर हम इसको बात करें कि ये एक लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, पाथ दोनों के अलग अलग हैं, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, लेकिन आप क्योंकि यहां से देख रहे हो, आपको लगता है कि यहाँ दोनों टकरा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है जो आपको दिखता है, ये आपको लगता है कि भाई यहाँ दोनों टकरा रहे हैं, जबकि टकरा नहीं रहे हैं, डिस्टेंस बहुत दोनों के बीच में, क्योंकि आप देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों टकरा रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात करूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, अब मैंने इन दोनों को दूर रखा है अपने से, ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई टकराना नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जब ये दोनों मेरी एक लाइन ऑफ साइड में आ जाते हैं तो ये टकरा गए और फिर इन्होंने टकरा गए, पा लिया, ठीक है, अब ये दोनों ऐसे टकराते हुए लग रहे हैं, बिल्कुल। जबकि इनका टकराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमको इतना भी समझ में आ गया कि ये जो है आगे वाला, ये पीछे वाले की लाइट रोक देता है हमारे तक आने से, लाइट रोक देता है, ब्लॉक कर और देता है। हमने ये मान के चला कि ये जो लाइट है ना, ये देखो ये जो लाइट रोक रहा है, हम्म, हमने ये मान के चला ये जो लाइट आ रही है ना, ये लाइफ गिविंग लाइट है, क्योंकि सूर्य से ही जीवन है धरती पे, ये हमने मान के चल रहे हैं बात। इतनी तो हमें समझ थी ही हम्म, कि सूर्य नहीं होता था तो रात बहुत ठंडी होती थी, रात बहुत कोल्ड होती थी, जिससे फायर का निर्माण हुआ, अग्नि का निर्माण हम्म, हुआ, ठीक है, हम्म, अग्नि को देवता बोला गया है वेदों में। हम्म, वेदों में अग्नि को देवता इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो हमें बचाता है। कोई भी चीज वैदिक कल्चर में 4000 साल पहले की बात है कि भाई उस हम्म, समय जो हम एनर्जीज की पूजा करते थे, जिनको बोला गया कि 33 कोटि देवता, अब आज की डेट में 33 कोटि, अब कोटि जो वर्ड है ना वो दो तरह से यूज होता है, वो करोड़ के लिए भी यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट में, और क्वालिटी के लिए भी यूज करते हैं। हम्म,
या स्टैंडर्ड बताने के लिए भी यूज करते हैं कि जैसे आपको बोला किसी ने कि उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, हम्म। तो उच्च कोटि के ब्राह्मण इज मतलब हायर स्टैंडर्ड ब्राह्मण या हायर क्वालिटी के ब्राह्मण है। और आपको कोटि कोटि नमन, तो आपको करोड़ों करोड़ों प्रणाम। फर्क है ना दोनों बातों में। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो हम मल्टीपल तरह से यूज करते हैं। तो ये 33 कोटि देवता हैं कि भाई 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, इंद्र हैं और एक महादेव हैं। आप आपको ये लिस्ट मिल जाएगी देवताओं की, ये जो 33 टाइप के देवता की हम बात कर रहे हैं कि वरुण हैं। वैदिक कल्चर में इन एनर्जीज को या जो हमको दिखता था हम किसकी पूजा कर रहे हैं, तो वैदिक कल्चर में इंद्र की ज्यादा पूजा होती थी। इंद्र को बोला गया कि भाई इंद्र जो है वो एक सेवियर हैं, और उनको लोग सोमरस चढ़ाते थे और सोमरस से इंद्र खुश होते थे। सोमरस से इंद्र खुश होते थे और वो आपको वरदान देते थे। तो ये वैदिक कल्चर का ये पार्ट है। तो वेदों में जो है बात वो इन सब चीजों की होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे इवॉल्व करी हमारी संस्कृति, हमें चीजें और समझ में आई। तो वैदिक कल्चर जब था इंडिया के अंदर 4000 साल पहले, तब उस समय शायद एस्ट्रोलॉजी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वैदिक कल्चर में जो थे वो जिनकी हम पूजा करते थे उनकी हमने बाद में पूजा करनी बंद कर दी। वो एक एवोल्यूशन है हमारे धर्म का, क्योंकि उतना टाइम हो गया उसको कल्चर को, हम धीरे धीरे सीखे बड़े। तो वैदिक कल्चर के बाद मोस्ट लाइकली एस्ट्रोलॉजी बड़ी और करीब 3000 साल पहले बनी, जब हमने और पढ़ना स्टार्ट किया, जब हमारी जो सोसाइटी थी वो और इम्प्रूव हुई। तो अब हमको ये पता है कि जो सन है वो हमको लाइफ गिविंग एनर्जी दे रहा है। ठीक है, सन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बात यह है, चंद्रमा तो हमको दिखता नहीं था अमावस्या की रात पे। अमावस्या कब होती है? अमावस्या तब होती है जब ये दोनों एक लाइन में हो जाते हैं, मून, सन एंड अर्थ। जब एक लाइन में हो जाते हैं तो अमावस्या होती है। लेकिन जिस समय ये अपने ऑर्बिट पे इनका रास्ता क्रॉस हो रहा है ना, एक नॉर्थ एंड पे राहु। और एक साउथ एंड पे, हम्म। तो हमने ये देखा कि ये जो यहाँ पे शैडो है, और ये जो शैडो है यहाँ पे जब आते हैं ना, तो ये सूर्य जो है, सूर्य अदरवाइज तो गायब नहीं होता, क्योंकि दिन और रात की जो बात है कि वो ये इनमें थोड़ा सा गैप रहता है हमेशा। लेकिन जब ये एक्लिप्टिक और मून का ऑर्बिट जहां पे ये आपस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उसको हमने राहु बोला। दूसरे को केतु। क्यों राहु बोला? क्योंकि ये जो है, और इसको हमने डीमन बोला, डीमन या कुछ ऐसा जो इस एनर्जी को खा जाता है। अब वो होता कैसे है? वो होता तो मून से ही है, वो चंद्रमा ही है जो ब्लॉक कर देता है। लेकिन हमको चंद्रमा दिख नहीं रहा होता ना जब सन उसके पीछे होता है, क्योंकि सन तो उसकी बैक साइड चमका रहा है, हमको उसकी ये साइड दिख रही है, दिख इस रही साइड पे लाइट पड़ नहीं रही, तो हमको ये तो दिख ही नहीं रहा। है। हमको बस ये दिखा कि ये एक शैडो आई सन के आगे, और सन को पूरा घेर लिया इसने। ये पृथ्वी जो है, ये पूरी पृथ्वी को, जो हमारा व्यूइंग एंगल है वो ऐसा बनता है इस डिस्टेंस से, कि ये जो सन, जब ये मून आ जाता है बीच में, अब हमको और कुछ दिखा नहीं, हमको तो सिर्फ ये दिखा कि भाई ये जो लाइट आ रही थी ये रुक गई उतनी देर के लिए, और कुछ मिनट से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये भी चल रहा है और ये भी घूम रही है, ऐसे भी और ऐसे भी और ऐसे ऐसे भी घूम रहे हैं। तो ये मून भी अपने ऑर्बिट पे है, तो कुछ मिनट के लिए ही होता है, ज्यादा देर के लिए नहीं होता है, और ज्यादा देर के लिए हो भी नहीं सकता। लेकिन ये हमको पता लग गया कि ऐसा होता है। ये हमको ऐसा दिखता है कि भाई इसको सूर्य को कोई चीज है जो खा जाती है। हमको ये विजुअली हमें ये पता नहीं लगता कि वो चंद्रमा ही है, लेकिन वो हमें पॉइंट पता है कि किस जगह होता है। तो हम वो ऑर्बिट और एक्लिप्टिक का वो पॉइंट हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे ये शैडो आ जाती है, और वो शैडो ही प्लैनेट बोल दिया इसको, राहु को, राहु। एस्ट्रोलॉजी में। एक बेसिकली क्या है कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, इमेजिनरी, एक ऑर्बिट और एक्लिप्टिक का, मून का ऑर्बिट और एक्लिप्टिक का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो कि एक इमेजिनरी पॉइंट है। जैसे इक्वेटर इमेजिनरी है भाई, अर्थ के ऊपर अगर हम अर्थ को मार्क करते हैं और बीच में से काट देते हैं और बोलते हैं कि ये इक्वेटर है, अब इक्वेटर कोई लाइन है थोड़ी नहीं कहीं, ये तो हमने खाली एक इसको समझने के लिए कि इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ हो गया, इक्वेटर के नीचे साउथ हो गया। साउथ हो गया। तो हमने इसको दो भाग में बांट दिया और अलग अलग तरह से इसको फिर पढ़ा गया, अलग अलग इसकी इंपॉर्टेंस निकली। तो ये एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट है। राहु की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई? ये राहु वो पॉइंट है जहां पे एक्लिप्स होता है, ठीक है, इसलिए उसको डीमन बोला शास्त्रों में। क्यों? और वो भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में उसको डीमन बोला, मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी में उसको डीमन नहीं बोला। मैथमेटिकल माइथोलॉजिकल में एस्ट्रोलॉजी में तो उसको छायाग्रही बोला है, अच्छा हो गया। ठीक है, या राहु बोला है, उसका नाम जो दिया है वो राहु है। वो इसलिए बोला है कि भाई वो हमें दिखता है कि वो जो है वो उतनी देर के लिए लाइट उस पॉइंट पे गायब हो जाती है। और इसका इम्पैक्ट भी है एस्ट्रोलॉजी में।
हमको ये दिख, जहां पे ये चार्ट में पड़ता है, जहां पे भी राहु आ जाता है उस एरिया ऑफ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम कर देता है ये एट बर्थ। ये जहां पे भी होता है, एक तो पहले वहां ग्रहण लगा देता है। तो जो लिविंग बींग है उस एरिया से जुड़ा हुआ, वो लिविंग बींग अक्सर नहीं होता है। जैसे अगर यहाँ राहु आ गया ना 11th हाउस में, जो बड़े भाई का घर है, तो आप देखोगे कि वो जो बच्चा है वो बड़ा ही मिलेगा आपको घर में, समझ रहे हो आप। उससे बड़ा भाई नहीं होगा कोई, कम चांसेस हैं बेसिकली, अगर कोई और यहाँ पे कोई चीज इसको स्ट्रेंथ नहीं दे रही है तो। जैसे इसका लॉर्ड अगर इसको वापस देख ले, या इसका लॉर्ड इसको स्ट्रेंथन कर दे वापस इस हाउस को, तो हो सकता है बड़ा भाई हो। लेकिन अगर सिर्फ राहु है यहाँ पे और कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है इस घर में, तो बड़ा भाई होगा नहीं। एट बर्थ मिला नहीं सामान, मतलब उससे जुड़ी हुई चीज मिली नहीं। और उसके बाद आदमी इस चीज के लिए, इस जगह से जुड़ी हुई चीजों के लिए ऑब्सेसिव रहेगा, पागल रहेगा सारी जिंदगी। ये तो माइथोलॉजिकल से भी कर सकते हैं, राहु प्यास है, स्वर भानु थे वो। यार वो तो माइथोलॉजिकल तो बात की बात है ना, माइथोलॉजिकल तो बनी ही इसलिए है क्योंकि आपको समझाया जाए फिनोमेना या कॉन्सेप्ट समझाया जाए। माइथोलॉजिकल स्टोरी तो मॉरल ऑफ द स्टोरी देने के लिए आपको बनी है कि राहु जो है जहां पे भी होता है उस जगह के लिए ऑब्सेशन देता है आदमी को। अब इस बात को आसान तरीके से स्टोरी बुक्स में, जैसे स्टोरी टेल्स आपको बना के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो माइथोलॉजिकल स्टोरी वैसी स्टोरी बुक्स है कि आपको उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी समझाया जाए, उसका बिहेवियर समझाने के लिए वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में उसको डाला गया है। ठीक है। अगर कहीं पे भी होता है तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है बात कि आदमी का बिहेवियर उस एरिया ऑफ लाइफ में ऑब्सेसिव ज्यादा होता है। ऑब्सेसिव हो जाता है। ठीक है। और एक इम्पैक्ट ये है कि जहां पे वो होता है उससे जुड़ी कोई चीज एट बर्थ होती नहीं है आदमी के पास, और हम्म, फिर पूरी जिंदगी उस घर से रिलेटेड चीजों के पीछे भागता रहता है, जो भी और- एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं इस जगह को। बेसिकली आप जो जो पैदा हुए हो, जो आपकी राशि से जो एक डिस्टेंस बनता है कि जैसे अगर ये है और पृथ्वी से आपने अलग अलग भागों में बांट दिया 30 डिग्रीज ईच में, और अगर आप इस जगह पैदा हो गए तो इस राशि का इम्पैक्ट अलग तरह से आएगा आपके ऊपर, इसका अलग तरह से इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर। यहाँ पैदा हो गए तो इस जगह का, इस राशि का इम्पैक्ट आप पे अलग तरह से आएगा, इस जगह का इम्पैक्ट आप पे अलग तरह से आएगा। तो वो चार्ट जो है वो इसी को दर्शाने के लिए बनाया गया है, ताकि आपको ये पता लग जाए, आसानी हो जाए आपको चीजें समझने में। ये सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए चार्ट बनाए। ठीक है। आपकी रीडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग सिंप्लीफाई करने के लिए चार्ट बनाए, और कोई चार्ट का रेलेवेंस नहीं है। तो दोनों बातें हो गई। एक आपको फिजिकल इंपैक्ट दिख गया राहु का, हम्म, फिर आपको लोगों की लाइफ के अंदर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फिजिकल दिखा वर्ल्ड पे, कि यहाँ लाइट बंद हो जाती है जिस समय ग्रहण होता है, और वो ग्रहण उस पॉइंट पे होता है जहां, जिस पॉइंट को हमने राहु बोला। धरती पे उस समय लाइट नहीं आ रही होती, ये तो फिजिकल इम्पैक्ट हमको दिख रहा है। सूर्य की लाइट आनी बंद हो जाती है धरती पे, एक्लिप्स होता है। अब ये तो फिजिकल इम्पैक्ट है पृथ्वी पे। लेकिन अब इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इंसान पे, वो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी किया होगा, अलग अलग लोगों की लाइफ देख देख के। वो डेटा सेट हमने स्टडी किया, वो डेटा सेट स्टडी करने के बाद हमने एक उसको डॉक्यूमेंट किया कि भाई ऐसे में ऐसा होता है ज्यादातर। भाई डेटा सेट आपने स्टडी किया, आपने देख लिया कि भाई सिमिलर टाइप के आपने लोग स्टडी किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लो आपके कोई स्टडी हो रही है जो 100 साल चल रही है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो अलग अलग बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जो मान लो कि ये 1910 में कोई बच्चा पैदा हुआ, फिर 1950 में कोई पैदा हुआ, 2000 में पैदा हुआ, अगर ये स्टडी की हम बात करें, तो इन सबको हमने डेटा सेट लेके एज अ लॉन्गर स्टडी हमने स्टडी किया, और ये स्टडी करने के बाद बनी है एस्ट्रोलॉजी। इस सबको हमने डॉक्यूमेंट किया और उससे रिलेटेड हमने प्रिंसिपल्स बनाए, और वो प्रिंसिपल्स आज हमको पढ़ने को मिलते हैं। हमें बात ये समझनी है कि जब हमने इनका नेचर पढ़ा, तो एक हो गया हमने इनको साइकोलॉजिकली पढ़ा ऑन अ पर्सनस लाइफ, फिजिकली पढ़ा ऑन अ पर्सनस लाइफ। भाई कुछ पोजेशंस हैं, जो पोजेशंस हैं वो हम फिजिकली पढ़ रहे हैं। हम्म, माँ है नहीं है, माँ के साथ रिश्ता है नहीं है, हम्म, बाप के साथ है नहीं है, बाप हम्म, था कि नहीं था, बड़ा भाई था कि नहीं था। तो ये ऑन ह्यूमन लाइफ इम्पैक्ट हमने ओवर अ पढ़ा। पीरियड ऑफ टाइम हमने स्टडी किया कि ये जो एक पैटर्न है ये हमको दिखता है। तो फिजिकली और साइकोलॉजिकली आदमी की सोच कैसी हो रही है, राहु से आदमी की सोच कैसी हो रही है, और केतु से आदमी की सोच कैसी हो रही है। केतु का इम्पैक्ट जिस जगह भी था चार्ट में, ये इसीलिए ऑपोजिट होते हैं क्योंकि धरती है, आप धरती से देख रहे हो। हम्म, अगर राहु का पॉइंट यहाँ आ रहा है तो केतु का पॉइंट यहीं तो आएगा, अगर ये हम्म, ऑर्बिट है तो। हम्म, अगर ये इसको हम नॉर्थ नोड बोल रहे हैं और साउथ नोड बोल रहे हैं तो एग्जैक्टली 180 डिग्रीज अपार्ट है ये। 180 डिग्री पास। इसीलिए जब भी आप कोई चार्ट देखते हो उसके अंदर आपको राहु और केतु ये तो ऑपोजिट वन दिखते हैं। एट्टी पे होते हैं। बिल्कुल। ये जो जितना चार्ट है बना है बेसिस द व्यूइंग एंगल फ्रॉम अर्थ, कि हमको अर्थ से क्या दिख रहा है। जब आप ये बात करते हो ना कि अमावस्या है आज, फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप ये देखोगे कि अमावस्या के दिन जब आपको मून नहीं दिख रहा बाहर आकाश में, आप उस समय का चार्ट बनाओगे अगर रात को, मान लो रात को 12 बजे आपने 12 मिडनाइट आपने चार्ट बनाया, तो आपको ये एक्सरसाइज आप करके देखना। आज अष्टमी है, कृष्ण हम्म, जन्माष्टमी, तो इसका मतलब 8th लूनर डे, अष्टमी 8th लूनर डे, इतना तो पता हम्म, है। 9th लूनर डे को नवमी भी बोलते हैं। बिल्कुल। ये दो साइकिल है मून की, जिसके अंदर एक में वो बढ़ रहा होता है धीरे धीरे, बेनिंग प्लस होता है। प्लस प्लस टू द फुल मून। अगर हम इसको बोले कि न्यू मून है, फुल मून का सफर। तो ये यहाँ तक 15वें दिन 15th डे फुल मून आ जाता है। और इसके बाद फिर ये यहाँ से माइनस होना शुरू हो जाता है, हम्म, माइनस 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 माइनस, अमावस। अगेन द 15th डे न्यू मून हो जाता है, मतलब अमावस्या हो जाती है। ये इतना पता है हमको। इस वाले पीरियड को, जब मून बढ़ रहा होता है, इसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और ये जब ये घट रहा है, इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो ये डार्कर साइड जो है मून की, जब मून वेनिंग इफेक्ट है मून का, हम्म, वेनिंग स्टेज है, पहले हम्म, पूरा होता है, फिर आधा दिखता है हमको, फिर हमको थोड़ा ऐसा थोड़ा दिखता थोड़ा। है, फिर थोड़ा ऐसे और गिरते दिखता है, फिर हम्म, थोड़ा सा दिखता है, और फिर करते करते नहीं दिखता, फिर एकदम एक आपको ऐसी लेयर सी दिखती है। ये जो पीरियड है, जहाँ ज्यादा से कम हो रहा है यहाँ तक, हम्म, न्यू मून, फुल मून का। इसको अमावस्या बोल रहे हैं हम, हम्म, इसको पूर्णिमा बोल रहे हैं, फुल मून। या फुल मून, ये भी पूर्णिमा है। ये जो पूरी साइकिल है पूर्णिमा से पूर्णिमा, इसको हमें 1 लूनर मंथ बोल रहे हैं। ये 29.5 दिन का होता है, 29 डेज। ठीक है, ये करीब 29 दिन ये महीना है, हम्म, तिथि के अनुसार चलता है जो। अगर ये 29 डेज कैसे हम ले रहे हैं कंपैरिजन टू द रेगुलर 24 आवर डे एंड 31 डेज मंथ, जो हमारा 24 घंटे का जो पीरियड है ना, उसके हम्म, अकॉर्डिंगली हम ले रहे हैं कि वो उसके हिसाब से हम 29 डेज ले रहे हैं उनके कंपैरिजन में। भाई आपको कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना कंपेयर करने के लिए हम्म, टाइम को, ट्वेंटी तो फोर ये आवर्स का उसके लगेगा। कंपैरिजन में ले रहे हैं हम। तो जब भी हम ये बात कहेंगे कि अमावस्या का दिन है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। हम्म, अमावस्या कब होती है? जब सन और मून एक लाइन में होते हैं, एक लाइन में होता है। पृथ्वी से देखने में एक लाइन में होते हैं। सन की हम्म, जो लाइट है वो मून पे पड़ रही ब्लॉक हो है, जाती है। ब्लॉक हो रही है, हमको मून दिख नहीं ब्लॉक रहा। हो अब ये क्योंकि दिखने। ऐसे साइड में है कहीं ऐसे, हम्म, ठीक है, अब वो क्योंकि ऑर्बिट में घूमते हुए अलग अलग जगह होती है ना, पृथ्वी भी अलग हम्म, अलग जगह है, अलग अलग एंगल पे है, अलग अलग तरह से मूव कर रही है। हम्म, और उसका ये जो चंद्रमा है ये भी अलग अलग तरह से उसके आसपास घूम रहा है। अब सन तो हम्म, एक जगह फिक्स्ड है, सन की लाइट आ रही है एक तरफ से, ठीक है, तो वो इक्लिप्टिक। अगर हम ये बोलें कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो पृथ्वी ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है, करेक्ट। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। अब इसके एंगल चेंज होते रहते हैं। हम्म, पृथ्वी का ये वाला मोशन भी है सूर्य के चारों तरफ, और और ऐसे ऐसे एक्सेस वाला पे भी भी है। मोशन भी है। तो जो अक्लिप्टिक और मून का ऑर्बिट जहां क्रॉस कर रहा है, हम्म, ऐसा कम होता है कि वो अमावस्या के दिन क्रॉस कर जाए, क्योंकि अगर वो अमावस्या के दिन जिस दिन क्रॉस कर जाएगा उस दिन इक्लिप्स हो जाएगा। समझ में आई बात? कि भाई अगर मून यहाँ पे है और लाइट यहाँ से पड़ रही है तो पृथ्वी से मून नहीं दिख रहा, लेकिन मून यहाँ पे है और यहाँ से लाइट आ रही है मून पे, तो मून की ये वाली सरफेस दिखती है पृथ्वी पे। मून यहाँ होगा तो अमावस्या है, यहाँ है तो वो है। अब जब मून पूर्णिमा। यहाँ है, अगर मून यहाँ है हम बोले, ठीक है, तो हमको ये इस कैसे पता लगेगा मून कहाँ है? बैकग्राउंड में हम स्टार्स देखेंगे, हमारे पास तो एक ही हम्म, तरीका है देखने का, रेफरेंस पॉइंट, कि बैकग्राउंड में स्टार देखेंगे। ये वाला स्टार कौन सी राशि है, हमने जो नाम दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे ये टॉरस में है। और और उसमें। अगर यहाँ पे और हमें इस तरफ सन दिख रहा है तो हमें सन बैकग्राउंड में स्टार दिख रहे हैं। ठीक है, अगर ये टॉरस है तो हमने बोला ये स्कॉर्पियो में है सन, हमको स्कॉर्पियो बैकग्राउंड में दिख रहा है सन, तो हमने बोला ये स्कॉर्पियो राशि में आ गया सन, क्योंकि हम यहाँ हैं। हमें तो अपने से मतलब है कि हमें जहां से दिख रहा है वो कौन सी चीज कहाँ दिख रही है। ये हम्म, यहाँ दिख रही है तो ये हमने बोल दिया टॉरस में है, ये यहाँ दिख रहा है तो हमने बोल दिया स्कॉर्पियो में है। जब आप रात को 12 बजे, जो मैंने आपको बोला कि अगर आप बर्थ चार्ट बनाओगे किसी का अमावस्या की रात को, तो आपको सन एंड मून एक हाउस में दिखेंगे। और रात को 12 बजे मैंने ये हाउस क्यों चूज किया है? क्योंकि जब सनराइज का टाइम है ना, जब सनराइज का टाइम है, तो सनराइज पे आपको सन यहाँ दिखता है। अब क्या है, सन जिस राशि में है, सन जिस राशि में है, अब हमको जिस भी राशि में दिखता है सन पृथ्वी से,
वो अब राशि क्या है कि वो तो आगे बढ़ती जा रही है, नेक्स्ट राशि उदय हो रही है। हम्म, ठीक है, अब अगर मान लो सन इस समय 5 नंबर राशि में है, तो सुबह के 5 बजे ये राशि उदय हो रही है। आपने 7 बजे की अगर देखोगे तो सन यहाँ आ जाएगा, क्लॉकवाइज मोशन में चल रहा है। अभी ये देखो आप हम्म, कि फिर 5 बजे यहाँ आ जाएगा, ये वाली राशि जो यहाँ जो राशि होगी वो उदय हो जाएगी, इधर वाली राशि यहाँ उदय हो रही है, तो सन आपको फिर यहाँ दिखेगा 12th हाउस में। 8 बजे आपको ये यहाँ दिखेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और टाइम बीता जैसे ही तो ये यहाँ बढ़ जाएगा। आप 10 बजे की कुंडली बनाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको सन, क्योंकि हम व्यूइंग एंगल से देख रहे हैं, इसलिए हम इस साइड को ईस्ट बोल रहे हैं। यहाँ से सनराइज होता है, सनराइज सुबह जितने बजे भी होता है, आप उस समय का चार्ट बनाओगे तो यहाँ सन मिलेगा आपको। जब दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, जब एकदम सर के ऊपर होता है सूर्य, और जी। 12 साढ़े 12 बजे, जब एकदम टॉप पॉइंट पे होता है सूर्य, हाईएस्ट हम्म, पॉइंट पे, तो वो यहाँ मिलता है हमको 10th हाउस में। इस जगह को सन के लिए स्ट्रांगेस्ट माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि सबसे स्ट्रांग है, ऊपर है, सब जगह लाइट गिर रही है उसकी, कहीं पे भी शैडो नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे सन को स्ट्रांग माना गया है 10th हाउस में। करेक्ट। जब यहाँ पे आएगा सन, ये मिडनाइट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि इसके एकदम ऑपोजिट है। सबसे भाई अगर वीकेस्ट है। अगर आकाश में सबसे ऊपर है सूर्य, तो फिर हम्म, नीचे चला जाएगा ना रात को 12 बजे, हाँ बिल्कुल, साउथ में चला जाएगा। साउथ में नहीं जाएगा। साउथ यही डायरेक्शन है, ये नॉर्थ में चला वेस्ट। जाएगा, ये वेस्ट डायरेक्शन है। अगर हम सूर्य को चलते देखें तो वेस्ट में डूबता है ना सूर्य, इस पॉइंट पे आके जब शाम को सन सेट हो रहा होता है तो चार्ट में आपको यहाँ मिलेगा सूर्य। ठीक है, ये मिडनाइट हम्म, पॉइंट है, ठीक है। 4th हाउस। अगर अमावस्या के दिन रात को 12 बजे आप चार्ट बना लोगे तो आपको यहाँ दिखेगा सूर्य, और चंद्रमा भी साथ में दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि हम जब पृथ्वी से देख रहे हैं, और अगर अमावस्या के टाइम पे ये मिडनाइट और ये नून, नून की कुंडली बनाओगे तो यहाँ मिलेंगे दोनों। इसका टेंथ मतलब हाउस में। क्या है कि अमावस्या तब होती है जब ये दोनों एक लाइन में हो जाते हैं पृथ्वी से, तभी तो हमें सात दिख रहे हैं ना। सात हैं थोड़ी ना ये कभी भी, लेकिन हमको हम्म, सात दिखते हैं। क्यों सात दिखते हैं? ये हमको ये जो बैकग्राउंड स्टार है ना, हमने उसके रेफरेंस जिसको लिया हमने है। राशि का नाम दिया है, वहां दिखते हैं हमको, ठीक। इसी 30 डिग्रीज के अंदर। करेक्ट। ओके। मून जो है वो ऑब्वियसली हमारे पास है, उसका ऑर्बिट छोटा है, वो फास्ट ट्रैवल कर रहा है, तो वो नेक्स्ट राशि में चला जाता है। थोड़ी देर में। थोड़ी देर में नहीं, एक राशि में 2.25 दिन रहता है, एक नक्षत्र में मून एक दिन रहता है। सवा दो नक्षत्र है ना एक राशि में। तो करीब करीब 2.25 से 2.5 दिन के बीच तक रहता है मून एक राशि में, इसलिए हर 2.25 2.5 दिन में राशि चेंज कर लेता है मून। एक नक्षत्र में एक दिन बिताता है, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है। उसके बाद इसके बाद मून आगे बढ़ जाता है, तो 27 नक्षत्र हैं। मतलब कि ये 27 नक्षत्र में जाने का मतलब क्या है कि ये 360 डिग्री, घूमता ये है। पृथ्वी है, पृथ्वी से 360 डिग्री, 27 नक्षत्र, मून ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है अपना, कितने दिन में? 29 डेज में। ठीक है, 30 तिथियां, 30 तिथीज, चंद्रमा की तो तिथि होती है ना, तो चंद्रमा की तिथि मतलब 1 लूनर डे, तो वो जो 1 लूनर डे है और 30 तिथियां हैं, 30 तिथियां इज इक्वल टू मॉडर्न कैलेंडर का 29 डेज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स वैल्यू है ये, एग्जैक्ट वो किताब में लिखा होगा, देख लेना। ठीक है, 30 तिथीज हैं, लूनर डेज। तिथीज मतलब इसने जो, जैसे हम एक दिन कंप्लीट करते हैं, तो एक तिथि कंप्लीट हुई है हमने बोला, उसको हमने लूनर डे बोला। सोलर डे क्या है? सोलर डे है सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, और ये जनरली हम इसको लेके चलते हैं, सोलर डे को। तो बात ये है, समझाना मैं आपको तब से अब तक यही चाह रहा हूँ, एक ही पॉइंट, कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा पर्सपेक्टिव है कि हम हर चीज पृथ्वी से व्यूइंग एंगल में देखते हैं, वो हमको चार्ट में भी वैसे ही दिखता है। अगर अमावस्या है तो सन मून एक ही राशि में दिखेंगे, और अगर फुल मून है, और फुल मून के दिन हम सुबह सुबह की कुंडली बनाएंगे, तो हमको अर्ली मॉर्निंग की, तो हमको ऐसे दिखेगा ये मून, और ये, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी बीच में ये इसको चमका रहा है, हमको ये वाली साइड दिख रही है। दिख रही भाई ये पूरे की पूरी सरफेस चमका दी है। सन बिल्कुल, ने, तो हम। हमको ये यहाँ से दिखने लगी। ओके। और इसको हमने प्रमाण कैसे लिया कि ये हमने, ये इधर दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है। ठीक बात है। भाई सूर्य यस। राइट में दिख रहा है हमको, और ये हमको लेफ्ट में दिख रहा है, लेफ्ट में तो दिख रहा चार्ट है। में भी ऑपोजिट दिख रहे हैं। ऑपोजिट और दिख रहा हम क्या बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे इस राशि के बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये राशि दिख रही है बैकग्राउंड में। फॉर है। एग्जाम्पल बोलो आप, यहाँ टॉरस दिख रहा है या एरीज दिख रही है,
और यहाँ पे हमको लिब्रा दिख रहा है लिखा और यहाँ स्कॉर्पियो दिख रहा है। तो हमको यहाँ कहीं सन दिख रहा है, इस बैक यहाँ हमको सन दिख रहा है, या इस बैकग्राउंड में हमको मून दिख रहा है। ठीक है, सन हमको इस बैकग्राउंड में दिख रहा है इन स्टार एस्ट्रिम्स के आगे। ठीक है, 30 डिग्री, ये इसके बाद एरीज है, ये टॉरस है। तो एरीज से टॉरस की तरफ जा रहा है सन, हमको ये दिख रहा है। तो अगर हम इसको बोलेंगे ये 2 नंबर का चार्ट है, तो ये 8 नंबर हो जाएगा। कि अगर ये अच्छा। हम बोलें कि भाई पृथ्वी से देखने पे व्यूइंग एंगल के हिसाब से। व्यूइंग एंगल, ये 30 डिग्री स्कॉर्पियो है, तो हमको ये यहाँ 8 नंबर राशि में दिखेगा चंद्रमा। तो हमको जैसा आकाश में दिखता है वैसा ही हम चार्ट बनाते हैं। चार्ट में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? समझा पाया मैं? बिल्कुल। मेरे को ये नहीं पता कि मैं कितना अच्छा समझा पा रहा हूँ, कितना अच्छा नहीं समझा पा रहा, या मैं नहीं नहीं। कंफ्यूज ज्यादा कर रहा हूँ। नहीं मैं नहीं भैया, मेरे को तो कोशिश समझ की है आया। कि मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। सबको हम सब कुछ नहीं पढ़ाते हैं जनरली, हम्म। जरूरत भी नहीं होती। हम्म। तो मुझे नहीं पता कि मैं जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैं ठीक ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं कितने अच्छे से समझा पा रहा हूँ मुझे ये नहीं पता। नहीं नहीं, मुझे तो समझ आया। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। अगर मैं ठीक से समझा ही नहीं पाया तो फिर सारी एक्सरसाइज वेस्ट है। हम्म। तो सिर्फ मेरे को जो लगा वो ये लगा कंसेप्ट कि मैं समझा रहा आपको हूँ। कॉन्सेप्ट ये समझाऊं कि जो जिस सुपरस्टिशन मान रहे हैं या बोल रहे हैं कि तुक्का है, वो इतना तुक्का नहीं है, तुक्का नहीं। और तुक्का हो भी नहीं सकता है। ठीक है, वो अगर हम उसको तुक्का लेके चलेंगे तो एक ही बार लगेगा। ये हर और इतनी ज्यादा मैथमेटिक्स है, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है, इनको मैनुअली देख के प्लैनेट को चार्ट में बिठाना, ये सॉफ्टवेयर तो अभी बोल रहे हैं ना। बिल्कुल। पहले तो हम मैनुअली कैलकुलेट कर रहे थे ना इनको। हम्म। तो हम्म। मैनुअल कैलकुलेशन इतनी ज्यादा है कि आप बाल पकड़ लोगे अपने, कि बहुत ज्यादा, इतने सारे स्टेप्स हैं और इतनी सारा कुछ याद करने के लिए है, फिर रेफरेंस चेक करना है। तो हम्म। वो अपने आप में बहुत कठिन काम है। और बिल्कुल। जब हम किसी को डिमीन करते हैं ये बोल के कि ये तो फालतू है, हम्म। तो वो बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग और डिमीनिंग है। फ्रस्ट्रेटिंग। वो लोगों को पता भी एग्जैक्टली। नहीं है कि कितनी ज्यादा इसमें मेहनत गई है। बिल्कुल। तो बट एनीवेज, जिसको नहीं पता नहीं पता, जिसको नहीं पता करना नहीं पता करना, जिसका इंटरेस्ट है, जिसको पता करना है, या जिसको लगता है कि इट वर्क्स, तो ठीक है। और बहुत सारे लोगों को, जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर भी रहे हैं, उनको भी बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हाँ, ये नहीं पता कि आया कहाँ से। उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उनको भी हम्म। बस ये लगता है कि यार थोड़ा जादू सा लगता है, ये बोल दो वो बोल दो, ज्यादा चार चलो। पांच चीजें याद कर लो। और याद करके कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, करते हैं। प्रिडिक्शंस याद करके कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और कुछ लोग कॉन्सेप्ट समझ के या कॉन्सेप्ट फॉलो प्रिडिक्शन करके कर। एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। ठीक है, अब वो तो सबकी अपनी अपनी मेहनत है, जिन्होंने याद कर लिए कॉन्सेप्ट, हम्म। उनकी भी प्रिडिक्शन लग रही है। और जो कॉन्सेप्ट समझ के कर रहा है वो भी ट्राई करता है, उसकी भी थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन लग जाती है। एस्ट्रोलॉजी सबको खुश रखती है ऐसे करके। ठीक है, बिल्कुल। तो बस ये था। नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि ना कंसेप्ट जान के कि सुपरस्टिशन नहीं है। मैं खुद ही कंफ्यूज था पहले कि सुपरस्टिशन है क्या है, गेस वर्क है, क्लू क्या है।